अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास जी, स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात चल रही थी। इससे पहले आपने यूनिट्स देखी कि स्टोरेज के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होती हैं। यहाँ पर हमारे पास है स्टोरेज स्ट्रक्चर। आपकी जो मेन मेमोरी है, ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। मेन मेमोरी को जो है सीपीयू यूज़ करता है, जिसको डायरेक्टली यूज़ करता है। हार्ड डिस्क को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, बल्कि हार्ड डिस्क से डाटा पहले मेमोरी में आता है और फिर मेमोरी से सीपीयू यूज़ करता है। अब जो मेमोरी का यूजेज है वो दो तरह से है। एक तो ये है कि ये रैंडम एक्सेस होती है। ये मेमोरी जो है एक ऐसा डिवाइसेस है जिसको जहाँ से चाहे, क्योंकि एड्रेसेबल यूनिट होता है इसलिए आप एड्रेस दे और जहाँ से चाहे यूज़ कर लें। जैसे टेप डिवाइस होती है, टेप डिवाइस में सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये है कि पहले आप टेप को रिवाइंड करते हैं, फिर जाके वो शुरू होता है। जैसे आपको पहले वीडियो कैसेट्स होती थी, वो जो है सीक्वेंशियल एक्सेस का मैकेनिज्म होता था। तो मेमोरी आपका जो है वो रैंडम एक्सेस है। और वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है। जैसे ही पावर ऑफ हुई तो मेमोरी के अंदर वाश हो गया। ये जो वोलाटाइल का कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा ऐसे ले लीजिए कि जैसे इसके अंदर वर्किंग, अगर इन जनरल मैं कहूँ मेमोरी किस तरह वर्क करती है। फ़र्ज़ किया आपके पास एक बोर्ड मार्कर है, और वो बोर्ड मार्कर की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो 5 सेकंड के बाद जो लिखा हुआ है वो मिट जाता है। तो आप किसी को कहो कि बोर्ड के ऊपर ये लिखा रहे, तो वो क्या करेगा? मिटने से पहले फिर दोबारा लिख देगा, फिर मिटने से पहले फिर दोबारा लिख देगा। तो जैसे ही उसने लिखना बंद किया, बोर्ड पे से लिखा हुआ मिट जाएगा। इसी तरीके से मेमोरी के अंदर जो है वो आपका डाटा राइट होता है, और अगली क्लॉक पल्स के ऊपर फिर दोबारा उसको रिफ्रेश करता है, फिर रिफ्रेश करता है। तो जब तक आपकी लाइट ऑन है मेमोरी के अंदर डाटा है, जैसे ही लाइट बंद हुई मेमोरी का डाटा भी खत्म। तो इसकी ये जो क्वालिटी, इसको कहते हैं वोलेटिलिटी, ये वोलाटाइल है। तो वोल्टेज के साथ इसका जो है डायरेक्ट कंसर्न है। सेकेंडरी स्टोरेज है, मेन मेमोरी होगी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। वो आपकी नॉन वोलाटाइल है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ होता है। उसके अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, मुख्तलिफ मैकेनिज्म यूज़ होते हैं, जिसके अंदर क्या है, किसी स्पेसिफिक स्पेस को आयोनाइज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, फिर उस चार्ज को वो उसको रिटेन करता है वो, उसके लिए जो है। इसीलिए जब हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है, चाहे लाइट बंद हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। अच्छा, हार्ड डिस्क को जो है, हार्ड डिस्क की द रिजिड मेटल और ग्लास प्लेटर कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल। अब उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल होता है। यानी किसी एरिया को मैग्नेटाइज कर दिया जाता है। अगर कोई एरिया मैग्नेटाइज है इसका मतलब 1 है, डीमैग्नेटाइज है इसका मतलब 0 है। तो सोलिनॉइड के जरिए उसकी मैग्नेटाइजेशन को चेक कर लिया जाता है। Disk surface is logically divided into tracks which are subdivided into sector. ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। डिस्क कंट्रोलर डिटरमाइन द लॉजिकल इंटरएक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। डिस्क कंट्रोलर का क्या काम है? इंटरेक्शन करवाना किसके दरमियान? कंप्यूटर के दरमियान और डिस्क के दौरान, डिवाइस के दरमियान। तो उसके बाद कुछ है सॉलिड स्टेट डिस्क, फास्टर देन हार्ड डिस्क, नॉन वोलाटाइल। ठीक है जी। हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं बिकमिंग मोर पॉपुलर, जैसे आपकी यूएसबी हो गई, ठीक है जी। और आपकी जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह, स्टोरेज सिस्टम ऑर्गेनाइज इन हायरार्की, स्पीड, कॉस्ट एंड वोलेटिलिटी। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किस लिहाज से? स्पीड के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से और वोलेटिलिटी के लिहाज से। उसके बाद कॉन्सेप्ट है कैशिंग का, कॉपिंग इंफॉर्मेशन टू फास्टर स्टोरेज मीडियम। इसको क्या कहते हैं? कैशिंग करना। मेन मेमोरी कैन बी व्यूड एज ए कैशे फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। तो मेन मेमोरी क्या है? कैशे का कॉन्सेप्ट दे रही होती है कि हार्ड डिस्क से डाटा जो सीपीयू को रिक्वायर होता है उसको मेन मेमोरी में रख लेते हैं। इसके अलावा भी
यानी एक स्पेसिफिक एरिया को एज ए कैशिंग के यूज के, जिसको कैशे कैशे मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर टू मैनेज आईओ, प्रोवाइड यूनिफॉर्म इंटरफेस बिटवीन कंट्रोलर एंड कर्नल। तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो जो भी कंपनी अपना डिवाइस बनाती है उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए उसका साथ में उसका डिवाइस ड्राइवर भी प्रोवाइड करती है। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था, जब भी आप कोई नया डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते थे तो आपको एक सीडी भी साथ मिलती थी या फ्लॉपी भी साथ मिलती थी, जिसकी मदद से उसका डिवाइस ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लेते थे। देन वो कंपोनेंट यूज़ होना शुरू होता था। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर है, अब चीज़ें क्या हो गई, स्टैंडर्डाइज हो गई। मसलन अगर किसी ने यूएसबी बनाई तो उसने कहा कि इसका ड्राइवर जो है इन इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, और उस ड्राइव ड्राइवर को जो एक जर्नलाइज डिवाइस ड्राइवर है वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ही रख दिया गया है। तो इसलिए अब यूएसबी लगाते हैं तो एक हल्का सा महसूस तो होता है कि डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हुआ, लेकिन उसको स्पेशल आपको डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। ये किसकी वजह से हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। ये हायरार्की आ गई डिवाइस स्टोरेजेस की। सबसे फास्ट में रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर मेन मेमोरी, फिर सॉलिड स्टेट, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। कैशिंग क्या है? इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल परफॉर्म्ड एट मैनी लेवल इन कंप्यूटर, इन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन इन यूज कॉपी फ्रॉम स्लो टू फास्टर स्टोरेज। इसमें का मकसद क्या होता है? कि मकसद ये होता है कि स्लो डिवाइस से फास्टर डिवाइस की तरफ डाटा को शिफ्ट करने को कैशिंग कहते हैं। फास्टर स्टोरेज आपकी कैशे है, चेक फर्स्ट टू डिटरमिन इफ इंफॉर्मेशन इज देयर। उसको चेक करता है कि क्या इंफॉर्मेशन जो सीपीयू को रिक्वायर है ऑलरेडी कैशे में है या नहीं। अगर कैशे में है तो वहीं से इस्तेमाल कर ली जाती है, अगर नहीं है तो उसको वहाँ पे लोड किया जाता है। तो इसको कैशे हिट और कैशे मिस का नाम भी दिया है कि अगर कैशे में डाटा मौजूद है तो कैशे हिट हो गया, अगर नहीं है तो कैशे मिस हो गया। इट इज इफ इट इज इंफॉर्मेशन यूज डायरेक्टली फ्रॉम द कैशे तो वो फास्ट होगी, अगर नहीं तो डाटा कॉपी हो गया और फिर यूज होगा। कैशे स्मॉलर देन स्टोरेज बीइंग कैश। तो smaller than storage being cache management important design problem, cache size and replacement policy। तो इसके लिए फिर जो है वो कैशे की साइज और उसकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी को डिफाइन किया जाता है। यूज फॉर हाई स्पीड आईओ डिवाइस। आगे आगे डीएमए का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का स्ट्रक्चर क्या है, किस लिए यूज होता है? फॉर हाई स्पीड आईओ डिवाइस इज एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट क्लोज टू मेमोरी स्पीड। ठीक है जी। डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर ब्लॉक और डाटा फ्रॉम बफर स्टोरेज डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। ये जो टीएमए है, पहले ये था कि हर चीज का जो है ना, ऐसे होता नहीं कि अगर किसी घर के अंदर हर काम अब्बा जी से पूछ के किया जाए ना तो बहुत सारे काम जो है ना वो डिले हो जाते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह अम्मी से भी पूछ लिया जाए या और दूसरे भाइयों से, बड़े भाइयों से भी पूछ के कर लिया जाए तो काम फास्ट हो जाता है। इसी तरीके से पहले जितना ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनमें सारा कुछ सीपीयू से पूछ के होता था। अब क्या होगा, चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। अब डीएमए कंट्रोलर जो है वो खुद ही डाटा को हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी में रख रहा होता है। तो सीपीयू को इंटरप्ट किए बगैर, सीपीयू इंटरवेंशन के बगैर डाटा मूव करा। ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक रेदर देन दी वन इंटरप्ट पर बाइट। तो अब इसमें क्या हुआ कि सिर्फ इतनी इंटीमेशन जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की इन टर्म ऑफ इंटरप्ट, और ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसफर हो जाता है। बजाय ये कि एक एक बाइट के ऊपर बजाय एक बाइट ट्रांसफर हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। तो ये चीज हाउ अ मॉडर्न कंप्यूटर वर्क। जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था, जिसके मुताबिक आपका ये जो डीएम में वर्क कर रहा होता था डिवाइसेस और मेमोरी के दरमियान के जो डिवाइस से डाटा मेमोरी के अंदर ले आता था। ठीक है, इसके अलावा कैशे का कॉन्सेप्ट था, थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट था, फिर आयो आयो रिक्वेस्ट है, डाटा है, इंटरप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट करती सीपीयू और डिवाइसेस के दरमियान। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल जो है मेमोरी और सीपीयू के दौरान दरमियान में कैशे होती है, डाटा मूवमेंट जो है इस तरीके से होता है। ये जो कॉन्सेप्ट था मशीन का, दैट इज कॉल्ड वोन न्यूमन आर्किटेक्चर। वोन न्यूमन आर्किटेक्चर। मोस्ट सिस्टम यूज सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर।
मोस्ट सिस्टम हैव स्पेशल पर्पस प्रोसेसर एज वेल। जैसे आप लोगों ने स्पेशल पर्पस प्रोसेसर क्या लगाया होता है, आपने कहता है जी मैंने इसके ऊपर ग्राफिक्स कार्ड लगाया, तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर इंटरनली उसका सीपीयू भी होता है। इसी तरीके से आपने मैथ कंट्रोलर लगाए होते हैं, जो आप मैथ के वाले हैं वो स्पेशल प्रोसेसर अलग से लगाए होते हैं उन चीज़ों को। वो ये MM टेक्नोलॉजी और HT और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस, also known as parallel system, tightly coupled system। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस, इनको पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं, टाइटली कपल सिस्टम भी कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज थ्रूपुट, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीज रिलायबिलिटी, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन और फॉल्ट टॉलरेंस। ये जो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है, अगर फर्ज किया एक प्रोसेसर काम करना छोड़ दे तो वो उसका सारा काम दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और सिस्टम बंद नहीं होता। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। और अगर बंद करने की जरूरत भी करे तो प्रॉपर इन्फॉर्म करता है, और जो एक प्रोसेसर अगर वो जवाब देगा तो ठक करके सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल है तो उसको क्या करेगा, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन की तरफ आपको अनाउंस करेगा, भाई ये एक काम करना छोड़ हो गया, फॉल्ट टॉलरेंस जो है उसकी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बेसिकली बढ़ जाती है। इसमें दो तरह के, एक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ईच प्रोसेसर असाइंड ए स्पेशल टास्क। तो इस एसिमेट्रिक के अंदर क्या है, हर एक अपना अपना काम कर रहा होता है। एक होता है सिमेट्रिक प्रोसेसिंग, ई प्रोसेसर फ्रॉम ऑल टास्क। तो इसके अंदर स्पेशल का टास्क के लिए प्रोसेसर अलग है, इसके लिए क्या है, ऑल टास्क जो है हर प्रोसेसर के अंदर हर टास्क हो जाता है। अब ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या है, सीपीयू है, उसका रजिस्टर उसकी कैशे मेमोरी के साथ है, दूसरा सीपीयू कैशे मेमोरी के साथ, तीसरा, इस तरीके से ये क्या है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद डुअल कोर डिजाइन में क्या है, मल्टी chips and multi-cores, multi-chips and multi-core system containing all chips, chassis containing multiple separate system, chassis के अंदर अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं। तो मल्टीपल चिप्स एंड मल्टीपल कोर, लाइक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बट मल्टीपल सिस्टम वर्किंग टूगेदर। मल्टी प्रोसेसर की तरह इसके अंदर क्या है, मल्टीपल सिस्टम काम कर रहे होते हैं, यूजली शेयरिंग स्टोरेज वाया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या है, स्टोरेज जो है शेयर हो रही होती है। प्रोवाइड ए हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज विद सर्वाइव फेलियर। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग हैज वन मशीन इन हॉट स्टैंड बाई मोड, और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग हैज मल्टीपल नोड रनिंग एप्लीकेशन मॉनिटरिंग ईच अदर। सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक के अंदर ये फर्क है। और सम क्लस्टर आर फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन मस्ट बी रिटन टू यूज पैरेललाइजेशन। पैरेललाइजेशन की वजह से मल्टीपल प्रोसेसर पैरेलली काम कर रहे होते हैं, ये जिससे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है। समझिए एक ही टास्क को एक से ज़्यादा प्रोसेसर कर रहे होते हैं, ताकि अगर एक दरमियान में काम करना छोड़ दे तो दूसरे से जो है वो उसको अवेल कर लिया जाता है। सम हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग मैनेजर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग मैनेजर के जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाता है, कि एक प्रोसेसर का काम दूसरे के बॉटल नेक ना बन रहा हो, इस चीज़ों को जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिमूव किया जाता है। उसके बाद क्लस्टर्ड सिस्टम है, वो क्या होता है कि काम को डिवाइड कर लिया जाता है क्लस्टर्स के अंदर। और वो क्या है, एक कंप्यूटर एक क्लस्टर के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, और फिर वो आपस में भी अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं, और ओवरऑल उनका वर्क को कंबाइन करके स्टोरेज के ऊपर परफॉर्म किया। तो ये क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर जैसे क्लस्टर कंप्यूटर की एग्जांपल है, 50 कंप्यूटर काम कर रहे हैं एक ही टास्क को, वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, टास्क को डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसको कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्लस्टरिंग की एनवायरनमेंट आ गई। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग या बैच प्रोग्राम needed for efficiency, single user cannot keep CPU and idle bus busy at all time. Multi-programming organize job, code and data, so CPU always use one to execute. A subset of total job is system is kept in memory. One job selected and run via job scheduling, wait it has to wait, and वो switches to another job। जैसे आप लोग करते हैं कि आपका नेट भी चल रहा है, आप जो है वो टाइपिंग भी कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग भी कर रहे हैं, डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग भी चल रही है, म्यूजिक भी चल रहा है, मूवी भी चल रही है, तो वो क्या हो रहा है कि वो मल्टीपल टास्क एक ही सीपीयू के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो कैसे हो रहे होते हैं, तो वो टास्क जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट और मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट जो है
जैसे टाइम शेयरिंग की बात आ गई तो मल्टीटास्किंग आ गई, मल्टी प्रोग्रामिंग में मोर देन वन सीपीयू ये होता है। or is a logical extension in which CPU switch job so frequent the user cannot interact with each job while it is running, creating interactive computing. Response time should be less than 1 second. Each user has at least one program executed in memory. मेमोरी में एक वक्त में एक ही प्रोसेस चल रहा होता है। इफ सेवरल जॉब रेडी टू रन एट द सेम टाइम सीपीयू स्केड्यूलिंग हो जाती है। इफ प्रोसेस डोंट फिट इन मेमोरी स्वैपिंग हो जाती है, मूव देम इन वन एंड टू फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर नॉट कंप्लीटेड। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी है, हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को मेमोरी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी। मेमोरी लेआउट फॉर मल्टीपल प्रोग्राम सिस्टम के अंदर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है मेमोरी का पोर्शन मिल गया, एक जॉब को एक पोर्शन मिल गया, दूसरे को दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। ये क्या है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन में इंटरप्ट ड्रिवन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन डिवाइस, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक्सेप्शन और ट्रैप, सॉफ्टवेयर एरर मतलब डिवाइड बाय जीरो हो गया, रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस हो गया, व अदर प्रोसेसर प्रॉब्लम इंक्लूड इनफाइनाइट लूप प्रोसेस मॉडिफाई ईच अदर आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल होगी इंटरप्ट ड्रिवन एनवायरनमेंट की। तो a dual mode operation allow OS to protect itself and other system components। एक यूजर मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है। ठीक है, यूजर मोड के अंदर वो सिस्टम जो है यूजर को फैसिलिटेट कर रहा होता है, कर्नल मोड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहा था। मोड बिट प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर प्रोवाइड एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन सिस्टम इज अ यूजर कोड और कर्नल कोड। सम इंस्ट्रक्शन डिजाइंड एज प्रिविलेज ओनली एग्जीक्यूटेबल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, आप किसी प्रोसेस को किल करना चाहे तो वो कहते हैं जी अगर ये किया तो हो सकता है सिस्टम रीबूट कर जाए, हो सकता है सिस्टम क्रैश कर जाए। तो वो जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो सिस्टम के प्रोसेस चल रहे होते हैं। सिस्टम कॉल चेंजेस मोड टू कर्नल, रिटर्न फ्रॉम कॉल, रीसेट इट टू यूजर। Increasingly, CPU support multi-mode operations, virtual memory manager mode for guest virtual memory। ये virtual memory virtual machine manager का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटिव मोड की बजाय वर्चुअल मोड के अंदर चल रहा था। जैसे आप लोगों ने कर लेते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, आप उसके ऊपर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम, गवर्नमेंट के अंदर एक और नई गवर्नमेंट बन जाती है जो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज वगैरह कर लेती है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वर्चुअल मशीन का, वो असल में होता क्या है, जैसे आप लोग खास तौर पे जब असेंबली लैंग्वेज कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब वो आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं और असेंबली को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको इल्यूजन देता है, आपको सिमुलेशन एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे आप नेकेड मशीन के ऊपर काम कर लेते हैं लेकिन आप कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे थे। बिहेव ऐसे ही कर रहा था जैसे आप एक स्टैंड लोड मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे पुट्टी वगैरह भी आप यूज़ करते हैं लाइनक्स का एनवायरनमेंट अचीव करने के लिए। तो ये वो वर्चुअल मशीन की डिफरेंट एग्जांपल। Transition from user to kernel mode, timer to prevent infinite loop, process hogging resources। तो timer is set to interrupt the computer after some time period. Keep a counter that is decremented by the physical clock. Operating system set the counter privilege instruction when counter zero generate and interrupt. Set up before schedule to regain control to terminate program that exceed allocated time। allotted time से ज़्यादा होता है तो फिर वो क्या करता है, स्विचिंग करवा देता है। जैसे यहाँ पे देखें, दोनों को एंटरटेन करना होता है, यूजर को भी महसूस ना हो और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज भी इंटरप्ट ना हो, तो फिर ये क्या है, इनकी स्विचिंग होती रहती है यूजर मोड से कर्नल मोड, कर्नल से स्विच। जैसे यहाँ पे है यूजर प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया कॉल, सिस्टम कॉल की, वो यहाँ पे ट्रैप में फंस गया। ठीक है, ट्रैप मोड बिट जीरो एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, रिटर्न मोड बिट को वन करके वो वापस रिटर्न कर देता है सिस्टम कॉल के जरिए वापस यूजर मोड में चला जाता है। तो ये इस तरह की स्विचिंग होती रहती है कर्नल मोड से यूजर मोड में। कर्नल मोड के अंदर इसके मोड बिट जीरो होता है और यूजर मोड के अंदर मोड बिट वन होता है। तो जब कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई यूटिलिटी परफॉर्म करनी होती है तो वो कर्नल मोड में होती है, और जब यूजर मोड की होती है तो वो मोड बिट वन होता है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो एक्टिवली प्रोग्राम सीपीयू के अंदर रन कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। इट इज यूनिट ऑफ वर्क विद इन द सिस्टम। इसको हम वर्क का यूनिट भी कहते हैं कि एक स्मॉलेस्ट एंटिटी, एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क जो सिस्टम प्रोसेस कर रहा था, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम is a passive entity and process is an active entity।
Process need resources to accomplish its tasks, CPU, memory, IO files, initialization of data. Process termination require reclaim of many reusable. Single thread process has one program counter specify location of next instruction to execute. So multi-threaded process has one program multiprocessor मल्टी-थ्रेड प्रोसेस है वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड। अब इसमें ये जो प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन एक्टिवली काम कर रही होती है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। तो जब थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है तो फिर हर थ्रेड का अपना अपना प्रोग्राम काउंटर भी चल रहा होता है और एक मेन प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर भी चल रहा होता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर है वो बेसिकली टेक केयर कर रहा होता है कि किस वक्त में सीपीयू को कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे काम इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। मतलब आप प्रोग्राम चला रहे होते हैं उसके अंदर वो टाइम भी चल रहा होता है और दूसरी तीसरी चीज़ें भी चल रही होती है तो वो अलग अलग थ्रेड वर्क कर रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर सबके दरमियान हो रहा होता है। Typically, system has many processes, some users, some operating system running concurrently, one or more CPU. Concurrency of multiplexing the CPU among the processor or thread. Concurrency क्या है? मल्टीप्लेक्स करना CPU को among the process and thread. ठीक है जी, को combine करना. The operating system is responsible for the following activities in the connection with the process management. ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी प्रोसेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, सस्पेंड करना और सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना और डेडलॉक को हैंडल करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोसेस मैनेजमेंट की और इंटरन ऑपरेटिंग सिस्टम की। Memory management to execute program, all of the instruction must be in memory. All of the data that is needed by program must be in memory. Memory management, remember what is memory and when optimize CPU utilization and computer response to user. Memory manage की track which part of memory are currently being used and by whom, decide which process and data to move into out of memory, allocate in deallocate memory. यानी मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज में क्या है कि कौन सा मेमोरी का हिस्सा कौन यूज कर रहा है, किस वक्त मेमोरी में डाटा आना चाहिए, किस वक्त इसको निकाल देना चाहिए, इस सारी की एक्टिविटीज को मेमोरी मैनेजमेंट के जिम्मे है। स्टोरेज मैनेजमेंट में आपके पास चीज़ों को फाइल्स के अंदर मैनेज करता है। एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल प्रॉपर लॉजिकल स्टोरेज फाइल की तौर पे सेव किया जाता है। डिस्क ड्राइव बनाई जाती हैं टेप ड्राइव के अंदर वेरिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड एक्सेस स्पीड, कैपेसिटी, डाटा ट्रांसफर रेट, एक्सेस मेथड सीक्वेंशियल है या रैंडम है, वो सारी चीज़ों को कैटर जो है स्टोरेज मैनेजमेंट के जिम्मे आता है। फिर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी इसके अंदर आता है कि फाइल को ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करना, ये सारे फाइल सिस्टम के अंदर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ में फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, फाइल और डायरेक्टरी को क्रिएट करना, डिलीट करना, फिर फाइल को मैनिपुलेट करना और फिर फाइल को मैप करना है सेकेंडरी स्टोरेज के साथ और फाइल ऑन टू स्टेबल स्टोरेज मीडिया के अंदर वो बैकअप करना, ये सारी जो है स्टोरेज मैनेजमेंट के जिम्मे आती हैं। उसके बाद मैथ स्टोरेज मैनेजमेंट यूजली डिस्क यूज टू स्टोर डाटा दैट डज नॉट फिट इन मेन मेमोरी और डाटा दैट मस्ट बी केप्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Usually this used to store long time के लिए proper management is of central importance. Entire speed of computer operation hinges on this subsystem and its algorithm. OS की एक्टिविटी, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन, डिस्क scheduling, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि अब चूंकि स्पीड मिसमैच होती है तो सारे को मैनेज करने के लिए जो है वो कंप्यूटर की स्पीड और हार्ड डिस्क की स्पीड को किन एल्गोरिथम्स के साथ किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए जो है स्टोरेज एलोकेशन, डिस्क शेड्यूलिंग और फ्री स्पेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सम स्टोरेज नीड नॉट टू बी फास्ट. Tertiary storage include optical storage, magnetic tape still must be managed by OS or application. Varies between ворम, write once, read many times एंड रीड राइट। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है मीडियम की। कुछ मीडियम आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि रीडिंग आप कर ले, राइट एक मरतबा में एक वक्त में एक ही पे होगा, तो इस तरीके से यूटिलिटीज़ के जरिए भी आपकी स्पीड को बढ़ाई जा सकती है। तो फॉर्मेट ऑफ वेरियल लेवल ऑफ स्टोरेज लेवल 1 2 3 4 से 5 तक है।
नेम उनका क्या है, सब लेवल 1 के ऊपर रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर मेन मेमोरी, फिर सॉलिड स्टेट और मैग्नेटिक डिस्क। उसका साइज इसका 1 KB से लेस होता है, इसका 16 MB से 64 1 टेरा 10 TB। इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कस्टम मेमोरी विद मल्टीमट सीमोस, और इसके अंदर 1 चिप और वाफ चिप, सीमोस एसराम, सीमोस एसराम, फ्लैश मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क हो गए। उसके बाद एक्सेस टाइम इसका 0.25 से 0.5 नैनो सेकंड तक, और ये इस तरीके से टाइमिंग आ गई। इनकी बैंड विड्थ आ गई, कंपाइलर के जरिए मैनेज की जाती है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बैक बाई कैशे, मेन मेमोरी डिस्क, डिस्क टेप। ये इनकी सारी जो है मूवमेंट बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। कुछ चीज़ें इम्प्लिसिट होती हैं, कुछ एक्सप्लिसिट होती है। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट मस्ट बी केयरफुल टू यूज मोस्ट रिसेंट वैल्यू नो मैटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन स्टोरेज हायरार्की। तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी से कैशे और हार्डवेयर रजिस्टर, ये मूवमेंट होती है फास्ट करने के लिए। मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट मस्ट प्रोवाइड कैशे coherency in hardware such as that CPU have most recent value in their cache. Distributed environment situation even more complex. Several copies of datum can exist. वेरियस सोल्यूशन का चैप्टर 17 के अंदर, कि कैसे जो कैशे कोहेरेंसी को कैसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो हमारे पास चैप्टर 17 के अंदर आएगा। तो आईओ सब सिस्टम है, वन पर्पज ऑफ ओएस इज टू हाइड peculiarities of hardware devices from user. IO subsystem responsible for memory management include buffering, storing data temporarily while it is being transferred, caching, storing part of data in faster storage, spooling, overlapping of output of one job with input of other job। ठीक है। जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर, जैसे ये सारी जो है आईओ सब सिस्टम में मैनेज करनी होती है। फिर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में, प्रोटेक्शन एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेस और यूजर। हाँ जी, हाथ उठाया है आमना ने, खैर है। एनी मैकेनिज्म, सर आज के लिए बस ये एक दो स्लाइड है, एक दो स्लाइड है, मुझे पता एक्सक्यूज मी लग गया, सर। मुझे पता लग गया, बस ये एक दो स्लाइड और रहती हैं। अच्छा, इसको आप खुद ही कर लो, ये अगर आप ये खत्म तो करना ही है ये। क्या कहते हैं? नहीं सर वो ठीक है, लेकिन फिर ये है ना सारा कुछ मिक्स ना हो जाए जब तो करने हैं ऐसा लेकिन तो। कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इसको आप लोग देख लीजिएगा एंड तक, जो क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा। इससे ये होगा कि हम ये नहीं, हम टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे, जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो आप अगले क्लास के स्टार्ट में आपको क्वेश्चनिंग करके मुकम्मल कर लीजिएगा। जी सर, ये बेस्ट है। ठीक है जी। चले जी, जी मैं सर। अटेंडेंस ले लेता हूँ। जी सर। जी सर। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले मेरे से पढ़े हुए हैं? कोई है आप में? सर आपके मॉर्निंग बैच में से मैं हूँ, एमसीएस में से। मॉर्निंग या इवनिंग का कोई मसला नहीं, सिर्फ ये है जो मेरे से पहले पहले पढ़े हुए हैं ना, उन्हें मेरी तबीयत का पता है, पढ़ाने के स्टाइल का पता है कि ये तो जी सर। ऐसे ही चलना है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं जो पहले से मेरे से फेमिलियर है कि भाई ये तो ऐसे ही चलना है। सर अब स्टार्ट वालों को तो ना डराए अभी। मैं नहीं डरा रहा, मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ। मेरी क्या, मैं क्यों डराऊंगा भला? तो दोबारा तुम लोगों को पढ़ाना नहीं है? चले ठीक है, अटेंडेंस आपकी हो गई। वो 15 तारीख है, 15/1। अच्छा, सीआर आपका हो गया डिसाइड? जी सर सीआर हो गए। ये देख रहे हैं जैसे मैंने सेव की है, वैसे आपने जो है ना स्नैपशॉट लेके ना, स्नैपशॉट लेके इस तरह अटेंडेंस मुझे सेंड करनी है। आपको नज़र आ रही है ना? जी सर। बस ये इस तरह, अभी तक तो पॉलिसी यही है कि वो अटेंडेंस सबकी लग जाया करेगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने लैक्स ही किया हो, लेकिन अटेंडेंस का एविडेंस हमारे पास होना चाहिए कि जनाब ये क्लास हुई थी। इस तरीके से आप स्नैपशॉट ले लिया करें। अगर स्नैपशॉट में स्टूडेंट ज़्यादा है, पूरे नहीं आ रहे होते, तो फिर दो को कंबाइन करके कुछ मुझे एक ही इमेज भेजा करें, जो भी सी है आपको। आज तो ये मैंने दिखाने के लिए आपके सामने बना दी कैसे क्या किया, प्रिंट स्क्रीन को यूज़ करते हुए। ये जो भी आप सोर्स यूज़ करें उस तरीके से आप कर सकते हैं।
ठीक है सर। कोई जी क्वेश्चन है सर। पूछ ले। नो सर। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ ओके सर, थैंक यू।